लॉकडाउन के दरमियान एक खबर आ गई और उस खबर के मुताबिक मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय ने वो मीडिया को खबर पहुंचाई है। उसके अनुसार अयोध्या के विवादित ढांचे के नीचे मंदिर के अवशेष मिले, ऐसी उस खबर में बताया गया था। जब उसके फोटोग्राफ्स और जब उसकी चर्चा सोशल मीडिया में होने लगी तो एक दूसरी साइड भी चर्चा में आना शुरू हुआ। 2.77 एकड़ एरिया के विवादित ढांचे के नीचे पद्म के चिन्ह मिले, आमलक का चिन्ह मिला और अष्टकोणी पिलर मिला। जबकि मीडिया वाले बता रहे हैं या ट्रस्ट के लोग बता रहे हैं कि शिवलिंग मिला, मंदिर के अवशेष मिले। वस्तुतः वो बुद्धिस्ट अवशेष है, पुरातत्विक अवशेष है, मगर झूठा प्रचार किया गया और लॉकडाउन का सहारा लेकर एक बहुत बड़े क्राइम को अंजाम दिया गया। और ये क्राइम का बहुत बड़ी लंबी सीरीज उन लोगों ने की। उन्नीस सौ 49 को के नायर द्वारा बाबरी मस्जिद के गर्भगृह में रात के 12-1 बजे के दरमियान राम की मूर्ति रखवाई और वो मूर्ति अयोध्या से नहीं लाई गई। ये क्राइम करने के लिए उन लोगों को ये मूर्ति गोरखपुर से लानी पड़ी। ये जो आज जो क्राइम हुआ है, ये क्राइम को इतिहास में अगर देखा जाए तो ये बात सिद्ध होती है, एक प्लानिंग के तहत ये क्राइम किया गया है। जो तारीख वो बता रहे हैं कि 11 मई को जेसीबी लाकर वहां काम किया गया, समतलीकरण शब्द प्रयोग उन्होंने किया, समतलीकरण करने का कार्य किया गया और इसकी खबर उन्होंने 21 मई को मीडिया को बताई। इतने दिन उन्होंने गैप क्यों रखा? सच्चाई क्या है? किस बात का समतलीकरण वो कर रहे थे? वो जो जगह है, उस जगह के नीचे बुद्ध स्तूप है, उस जगह के नीचे बुद्धिस्ट अवशेष है। पहला विवाद जब 1857 के बाद वहां हुआ, 1857 का इनका गदर फेल होने के बाद, ब्राह्मणों का गदर फेल होने के बाद उन्होंने धार्मिक मुद्दों को सहारा लिया और वहां हिंसाकांड भी हुई और 1858 में इसकी इंक्वायरी करने के लिए कि वो जगह के नीचे क्या है वास्तविक तौर पर, इसकी इंक्वायरी करने के लिए सर मेजर जनरल कनिंघम को इस काम पर लगाया। 1858 में यह कार्य किया गया और सर मेजर जनरल कनिंघम ने वहां सारी छानबीन किया और वो छानबीन अयोध्या के स्थान पर छानबीन करने के बाद 1860 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पुरातत्व विभाग की स्थापना किया। यानी अयोध्या में जो विवाद चल रहा था उसको आधार बनाकर ही एएसआई की स्थापना हुई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे। फिर उसके बाद ब्राह्मणों को यह पहले ही मालूम है कि कनिंघम के रिपोर्ट में ये पुरातात्विक सारे के सारे अवशेष बुद्धिज्म से संबंधित है। 1864 का वो रिपोर्ट पब्लिश हुआ एएसआई के द्वारा। कनिंघम ने ये किस आधार पर ढूंढा? कनिंघम ने
चौथी शताब्दी में आए हुए फैयान ने जो देखा, उसका जो उन्होंने किताब लिखा, उन्होंने अपनी आंखों से जो चीजें देखी। छठी शताब्दी में ह्युन संग वहां पर आए, उन्होंने वहां पर जो स्तूप देखे, वहां पर जो सम्राट अशोक द्वारा निर्मित 200 फुट ऊंचा स्तूप देखा, 4 और अन्य स्तूप देखे, संगाराम देखे। वो चीजें काल्पनिक है या वास्तविक है, इसका पुरातात्विक ढंग से अध्ययन किया और वो रिपोर्ट में दर्ज किया। ब्राह्मणों को ये चीजें मालूम है। फिर साल आया 1891 में, अवध प्रांत का जो आर्कोलॉजिस्ट अधिकारी है, उसने भी अपने रिपोर्ट में, फ्यूरर उसका नाम है, उन्होंने सर मेजर जनरल कनिंघम की बातों को एग्री किया कि उन्होंने जो आर्कोलॉजिकल ढंग से जो अध्ययन किया है वो 200% सही है। 1891 के ASI के रिपोर्ट में ये बात दर्ज है। यानी ब्रिटिश काल में आर्कोलॉजिकल ढंग से सबूतों के आधार पर सिद्ध हुआ कि अयोध्या में मौर्यकालीन, बुद्धकालीन मॉन्यूमेंट्स है और 1947 को भारत आजाद हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 22-23 दिसंबर 1949 को मस्जिद के गर्भगृह में राम की मूर्ति रखवाई गई। फिर आजाद भारत में विवाद शुरू हुआ। अगर यह विवाद ब्रिटिश काल में हुआ होता, दूसरे दिन उसका फैसला हो जाता, मगर यह आजादी के बाद ये नया विवाद शुरू किया गया और ये लंबे देर तक इसको चलाया गया। कोर्ट के अधीन ये मामला चलता रहा और बाद के समय में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिराया गया। एक प्लानिंग के तहत संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर ये प्लानिंग के तहत मस्जिद को गिराया गया। मस्जिद को गिराते समय जिस जगह पर राम की मूर्ति रखी गई थी, उस जगह को वही रहने दिया, राम की मूर्ति को भी वही रहने दिया। फिर यह मामला कोर्ट के अधीन चला गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राम वही पैदा हुए इसका सबूत मांगा। जिनका पक्ष था कि जहां मस्जिद है वही राम पैदा हुए, तो उनको कोर्ट ने सबूत मांगा। तो विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने हरिद्वार में 3 दिन की राष्ट्रीय मीटिंग बुलाई और राष्ट्रीय मीटिंग होने के बाद उनका स्पोक्स पर्सन मीडिया के सामने आकर कहा कि राम हमारे आस्था का विषय है। हमें पूछ रहे हैं कि राम के पैदा होने के सबूत मांग रहे हैं, राम हमारे आस्था के विषय है और आस्था के कोई सबूत नहीं होते। इस आधार पर उन्होंने इस बात का यह जवाब दिया। उनको मालूम है वहां तो कोई राम के होने का, पैदा होने का कोई सबूत नहीं। उन्हें मालूम है कि उस जमीन के नीचे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2003 में उस विवादित जगह 2.77 एकड़ एरिया का उत्खनन करने का, एक्सकेवेशन करने का ऑर्डर दिया। मांझी और BR मनी के नेतृत्व में वो उत्खनन किया गया। शुरू में उन्हें केवल 1 महीने का वक्त दिया और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सादर करने को कहा गया, मगर बाद में उनको लगा कि ये ज़्यादा समय लग सकता है, इसीलिए उन्होंने 4 माह, लगभग 4 माह लिए और 2003 सितंबर 2003 को उन्होंने अपना एक्सकेवेशन रिपोर्ट 2 वॉल्यूम्स का पेश किया। आर्कोलॉजिकल तीसरा और एक सबूत मिला कि वो 2003 का रिपोर्ट के अंदर क्या है, उसकी जो सूची है, उस सूची के अंदर इन बातों को रिकॉर्ड किया गया है कि उसके अंदर मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं, मौर्यकालीन धम्मलिपि यानी ब्राह्मी भाषा का एक टूटा हुआ शिलालेख का हिस्सा मिला, सिद्धे, उसके ऊपर लिखा है सिद्धे। मौर्यकालीन यक्ष और यक्षिणी की टूटी हुई मूर्ति मिली, कुशालकालीन बुद्ध की टूटी हुई मूर्ति मिली, गुप्तकालीन मूर्ति मिली, चिवरधारी मूर्ति मिली,
एक अभय मुद्रा है और उसके ऊपर चक्र है, सर के ऊपर उष्णिम है। तो ये आर्कोलॉजिकल मापदंड के आधार पर ये बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स होते हैं। हजारों की तादाद में वहां त्रिरत्न मिले, सैकड़ों वहां धम्म चक्र के सिंबल मिले, और जो आज फूल बताए जा रहे ऐसे कई तादाद में पद्म मिले, फूल मिले। तो आर्कोलॉजिकल आधार पर वो साइट बुद्धिस्ट है। ये आज जो क्राइम किया जिन लोगों ने, उन लोगों को ये पूरा मालूम है कि इसके नीचे कोई राम का अवशेष नहीं है, इसके नीचे सारे के सारे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है। तो उन्होंने समय तय किया। समय कौन सा तय किया उन्होंने? ये जो बता रहे खबर के अंदर कि 11 तारीख को उन्होंने जेसीबी लाया, इसमें सच्चाई नहीं है। उन्होंने जेसीबी कब लाया? भारत सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया 22 तारीख को, और 24 तारीख को उसका शाम से अमल होना शुरू करने का ऐलान किया। 25 तारीख को सवेरे 5 बजे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ उस विवादित जगह पर जाते हैं और वैदिक ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार करके रामलला की मूर्ति को अस्थायी रूप से एक भवन में, अस्थायी भवन में स्थानांतरित किया। उसकी तारीख है 25 मार्च सवेरे 5 बजे। 2003 का जो रिपोर्ट है वो ये बताता है, और बीबीसी वर्ल्ड की जो हिंदी की एडिशन है उसकी एक खबर ये बताती है 2010 की, कि जो 2003 में विवादित जगह का जो एक्सिबिशन किया था वो अधूरा है। 2.77 एकड़ एरिया का जो उत्खनन किया, एक्सिबिशन किया, वो अधूरा है। उन्होंने वो हिस्सा छोड़ दिया था जहां पर रामलला की मूर्ति रखी हुई थी। उस मूर्ति की जगह को छोड़कर उन्होंने एक्सिबिशन किया, और वो मूर्ति वहीं पर थी जिसको योगी आदित्यनाथ ने विधि युक्त वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उसको अस्थायी भवन में स्थानांतरित किया, जिसको उस रिपोर्ट में कहा गया है कि गोलाकार श्राइन के स्ट्रक्चर है, टीले हैं वहां, ऊंचे ऊंचे टीले हैं। वो टीला कोई और नहीं है, जो जमीन समतलीकरण की जो बात कर रहे हैं, वो जो क्राइम कर रहे हैं उनको मालूम है कि वो जहां पर रामलला की मूर्ति को रखा गया था, जो ऊंचा वाला टीला था, वहां पर स्तूप है, और इस स्तूप को तोड़ने का कार्य, जेसीबी लाकर तोड़ने का कार्य ये 25 मार्च से ही शुरू किया गया। उसी दिन भाजपा के मंत्री ने कहा कि जनता के आग्रह पर रामायण महाभारत दिखा रहे, सब झूठ है। एक बड़ा क्राइम करना था, उस क्राइम पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने रामायण महाभारत सीरियल दिखाने की बात शुरू की, और 25 मार्च से ही बुद्ध स्तूप को तोड़ने का, नष्ट करने का अभियान किया, और उसके साथ साथ जो बुद्धिस्ट अवशेष है उनको भी तोड़ा गया, और लंबा पीरियड लेकर उसको तोड़ा गया, और इसके लिए उन्होंने लॉकडाउन का सहारा लिया। तो ये बात सिद्ध होती है प्रमाण के आधार पर कि एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय क्राइम है, अंतरराष्ट्रीय क्राइम है, और लॉकडाउन का सहारा लेकर इसको लोगों को धोखे में रखकर यह क्राइम किया गया। इसलिए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क अभी तुरंत सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर रहे हैं। 2.77 एकड़ एरिया बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स का है, और उसके साथ 67 एकड़ एरिया का जो भूभाग है वो भी बुद्धिस्ट है। मणि पर्वत, सुग्री पर्वत, कुबेर पर्वत, ये स्तूप है। सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए 200 फुट का स्तूप वहां मौजूद है, आज वो 65 फीट का ऊंचा है। जो समतलीकरण के नाम पर जो मॉन्यूमेंट्स तोड़े गए, उसमें ट्रस्ट के लोगों ने प्लानिंग करके वो स्तूप तोड़ा गया है, आरएसएस से संबंधित लोगों ने स्तूप तोड़ा गया है। स्तूप क्या है?
स्तूप के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी है। युवान संग फैयान वहां क्यों गए थे? क्योंकि वहां स्तूप था। स्तूप होने का मतलब है वहां पर बुद्ध के पवित्र धातु है, शरीर के पवित्र धातु है, और उसके ऊपर स्तूप बनाए जाते हैं। उन स्तूपों को तोड़ा गया है, इसलिए यह अंतरराष्ट्रीय क्राइम किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी वो जो 1949 में रखी गई मूर्ति थी रामलला की, उसको हटाकर एक्सकवेशन करना चाहिए था। ऐसा ऑर्डर क्यों नहीं दिया? जब उनको समतलीकरण के नाम पर वो स्तूप को तोड़ना था, बुद्धिस्ट अवशेष को तोड़ना था, उन्होंने लोगों को अंधेरे में रखकर लॉकडाउन का सहारा लेकर रातों रात वो मूर्ति को अलग जगह पर स्थानांतरित किया, जबकि वो उस समय कर सकते थे। महाबोधि विहार का महंत ने जब विवाद शुरू किया, वह भी मालिकाना हक का मामला था, तो सर मेजर जनरल कनिंघम को उसका एक्सकवेशन करने की जिम्मेदारी लगाई। उसको महाबोधि विहार की डिजाइन सांची के स्तूप से मिली थी। उन्होंने एक्सकवेशन करते समय बुद्ध जहां बैठे हैं, बोधि वृक्ष है, उस बोधि वृक्ष के नीचे सम्राट अशोक के द्वारा कोई निर्मित चीजें होगी, मगर आज जमीन के नीचे गाड़ी गई है, और जब तक बोधि वृक्ष को नहीं हटाया जाएगा तब तक वो चीजें सामने नहीं आएगी। तो कनिंघम ने प्लानिंग करके अलग से एक जगह पानी का, जमीन को खोदा, उसमें पानी रखा, और उसके अंदर जो बोधि वृक्ष था उसको निकाला और उसको नई जगह पर प्लांट किया। उसकी सुरक्षा करने के लिए अलग से लोग लगाए, और वो जगह खाली हो गई, और उसके नीचे वज्रासन मिला, बुद्ध का जहां ज्ञान मिला उस जगह मिली, और वहां शिलालेख मिले, वहां बहुत सारी पुरातात्विक अवशेष मिले, और उसके आधार पर प्रूव होगा कि सम्राट अशोक द्वारा निर्मित यही वो विहार है और यही वो बोधि वृक्ष का स्थल है। यानी पुरातात्विक आधार पर ऐसा किया जा सकता है। इनको जो गोरखपुर से लाई गई जो मूर्ति है रामलला की, उसको स्थानांतरित करने का ऑर्डर कोर्ट ने क्यों नहीं दिया? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं दिया? यानी वो जगह के नीचे बुद्ध स्तूप था, ये उनको मालूम था, और ये जो है उसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि स्तूप बहुत बड़े होते हैं, उसको साधारण साधनों से नहीं तोड़ा जा सकता। इसके लिए उन्होंने लॉकडाउन का सहारा लिया और जेसीबी लाकर उसको तोड़फोड़ किया, उसको नष्ट किया। इसलिए यह बहुत बड़ा क्राइम है, और इसके लिए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क पूरी 70 एकड़ एरिया में जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है, और ये जो 2.77 एकड़ एरिया के जो मॉन्यूमेंट्स तोड़े गए, और पूरे 70 एकड़ एरिया में बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स को धोखा हो सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में हम केस दायर कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि पुरातत्व विभाग को चंपत राय और उन लोगों के ऊपर केस दर्ज करना चाहिए। ये लोकतांत्रिक संस्था है, पुरातत्व विभाग के पास सेपरेट अधिकार है। उन्हें पूछना चाहिए था कि आपने किनसे परमिशन लेकर तोड़ा गया है। पुरातत्व विभाग की भी भूमिका संदिग्ध है। उनको ट्रस्ट के लोगों के ऊपर, मंदिर ट्रस्ट के लोगों के ऊपर, जिन्होंने स्तूप और अन्य बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स को तोड़ा गया है, नष्ट किया गया है, उनके ऊपर केस दर्ज करनी चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने पुरातात्विक विभाग का जो कानून है अगर उसका उल्लंघन किया, उसका अमल नहीं किया, तो आने वाले समय में उन्हें अवसर देते हैं कि ये करे। अगर उन्होंने ये नहीं किया तो हमें मजबूर होकर उस कानून को सार्वजनिक तौर पर जलाना होगा। इसलिए दूसरी बाजू हम देखते हैं कि यूपी गवर्नमेंट को मालूम था कि लोग उग्र आंदोलन करेंगे, लोग सड़क पर आएंगे, मगर लॉकडाउन के कारण उन्हें थोपा गया है, लॉकडाउन के कारण उन्हें रोका गया है। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने सितंबर एंड तक लोगों को कोई कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी,
लोगों के ऊपर पाबंदी लाई जाएगी, ऐसा बयान दिया। यानी इस बात का यह सबूत है कि उन्होंने जो क्राइम किया है, एकमात्र उत्तर प्रदेश स्टेट है जो सितंबर एंड तक की बात कर रहा है। पूरे भारत भर में कोई स्टेट इसका आग्रह नहीं कर रहा है कि लॉकडाउन सितंबर एंड तक रहेगा। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के अगुवाई में वो क्राइम का शुरुआत किया है, इसीलिए उन्हें आशंका है कि जनता सड़क पर आएगी, उग्र आंदोलन हो सकता है, इसीलिए उन्हें रोकने का भी यह षड्यंत्र किया गया है। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के जरिए से पूरे देश भर में राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। जिला स्तरीय और तहसील स्तर पर आंदोलन करके ये ज्ञापन दिया जाएगा। लॉकडाउन के चलते उनको ज्ञापन दिया जाएगा और इसकी जो विस्तृत योजना है आंदोलन की, वो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट लोग आपको डिटेल में विस्तृत में ये जानकारी देंगे। तो आपने अभी प्राध्यापक विलास खरात जी को सुना है और उन्होंने साकेत मुक्ति आंदोलन, या इस प्रकार से कहा जाए कि साकेत बचाओ विरासत बचाओ, इस आंदोलन की घोषणा कर दी है। और उन्होंने काफी सारी बातें बताई कि किस प्रकार से यह आंदोलन होगा, कौन से चरण होंगे। अभी उसके बाद इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए हमारे साथ मान्यवर वामन मेश्राम जी है। अभी आप उनको सुनिए कि वो इस विषय पर क्या कहते हैं। राष्ट्रीय माइनॉरिटी मोर्चा के प्रभारी विलास खरात के द्वारा अभी जो आंदोलन घोषित किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 2.77 प्लस 67 जगह को पुरातत्व विभाग के द्वारा खोदना चाहिए और खोदकर उस साइट को ओपन करना चाहिए, डिस्कवर करना चाहिए, ताकि पता चल सके कि वो राम मंदिर की साइट है या बुद्ध से संबंधित साइट है। इसके बारे में जो आंदोलन घोषित किया, उस आंदोलन में एक बात सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने का मामला है। इस केस दायर करने के मामले को वामसेव के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा हर संभव मदद की जाएगी। इस आंदोलन, इस सुप्रीम कोर्ट के केस में जो लीगल हेल्प है, फाइनेंशियल हेल्प है और हर संभव कोशिश की जाएगी मदद करने की, ताकि जो बुद्धिस्ट लोग हैं उन बुद्धिस्ट लोगों को इसमें सफलता हासिल की जा सके। दूसरी बात, अभी 21 तारीख को जो समतलीकरण के नाम पर जो अवशेष अखबारों में बहुत बड़े पैमाने पर फोटोग्राफ के द्वारा छपकर आए, उसके बारे में विलास खरात जो माइनॉरिटी मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी है और जिसके अंतर्गत बुद्धिस्ट लोगों का मामला भी टेकअप किया जा रहा है और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा इस मामले को टेकअप किया जा रहा है, तो उन्होंने
ये कहा कि ये सारे सबूत बुद्धिस्ट लोगों से संबंधित है। उनका ये भी कहना है कि उनके पास जो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया जाएगा, उस केस में ये साइट बुद्धिस्ट साइट है, इसे प्रूव करने के उनके पास बहुत सारे सबूत है। मैंने वो सारे सबूत उनको कहा कि मुझे दिखाओ, मुझे बताओ। उन्होंने सारे के सारे सबूत मुझे दिखाए। दिखाने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये पूरी की पूरी 2.77 और प्लस 67 एकड़ की जो साइट है, ये सारी की सारी साइट बुद्धिस्ट लोगों की है। ये हुएन संघ के द्वारा, फाइयान के द्वारा, कनिंघम के द्वारा जो इसका सारा डाटा कलेक्ट किया गया है, उन्होंने जो सारे सबूत इकट्ठा किए हैं, उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर जो खोदकाम किया गया, खोदकाम में मिले हुए वस्तुओं की जो सूची तैयार की गई है, वो सूची ये सिद्ध करती है कि वो सारा का सारा बुद्धिस्ट लोगों का मामला है। सारे सबूतों को छानबीन करने के बाद मैं भी इस नतीजे पर पहुंचा कि वो बुद्धिस्ट साइड है। बामसेप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी के लोगों का संगठन है। हम लोग जैन जो बैकवर्ड क्लासेस से कन्वर्टेड लोग हैं, उनके मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बुद्धिस्ट लोगों के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुसलमानों के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्रिश्चनों के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लिंगायतों के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, सिखों के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सारे के सारे धर्म ये समानता को मानने वाले धर्म हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए इनको जो भी संकट काल में समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, उनमें हर प्रकार की, हर संभव मदद करने का हम लोगों ने निर्णय किया। ये हमारी पॉलिसी है, उसके अंतर्गत हमने ये निर्णय लिया कि ये जो अवशेष मिले हैं और अभी लॉकडाउन के दौरान छुपकर गुप्त रूप से जो चंपत राय के द्वारा, मंदिर ट्रस्ट के जो सेक्रेटरी है, उनके द्वारा जेसीबी लगाकर वहां का बुद्धिस्ट स्तूप और दूसरे बुद्धिस्ट अवशेष को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। मैं इस बात से पूरी तरह से कन्विंस हो गया और कन्विंस होने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये काम उन्होंने आपराधिक कार्य किया है, इसीलिए लॉकडाउन के दौरान ये काम किया उन्होंने। सारे देश में कंस्ट्रक्शन का यानी खोदने का और निर्माण का कार्य पर पाबंदी है, मगर केवल वहां पर यह खोदकाम और निर्माण का कार्य करने के लिए इजाजत है। इसका मतलब यह है कि जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से ये किया गया है, ये बात सही लगती है। इसलिए चंपत राय के ऊपर पुरातत्व विभाग के लोगों के द्वारा केस दायर करना चाहिए, क्रिमिनल केस दायर करना चाहिए। अगर पुरातत्व के लोग ये केस दायर नहीं करते हैं
कानून होने के बावजूद भी नहीं करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो एक तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, अधिकारियों के खिलाफ, कि वो चुपचाप रह रहे हैं, इसलिए उन लोगों को चुप रहने के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए। और वो कानून होने के बावजूद भी कानून का उपयोग नहीं किया जा रहा है, अगर वो कानून का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो उसको जलाने की भी उन्होंने भूमिका घोषित की। अगर कुछ समय के बाद वो कार्रवाई करते हैं तो उस कानून को नहीं जलाया जाएगा, ये भी उन्होंने घोषित किया। ये तर्कसंगत बात है। कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद वो इस कानून को जलाने का भी जो स्टैंड लिया, इसमें भी हम लोग उनका सारे देश भर में पूरी तरह से साथ सहयोग करेंगे। और वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा का 31 राज्यों में 542 जिलों में 3,500 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में और 1.5 लाख गांवों में जो संगठन का जाल फैला हुआ है, वो सारे नेटवर्क के अंतर्गत हम लोग पूरे बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम से, पूरी ताकत से इस आंदोलन में हम साथ सहयोग करेंगे। संगठन में कार्य करने वाले तमाम कार्यकर्ताओं को ये हिदायत दी जाती है कि इस आंदोलन में साथ सहयोग करें और दूसरे लोग इस बात को साथ सहयोग करें। इसके लिए वो किस तरह से साथ सहयोग कर सकते हैं, लॉकडाउन है, घर के बाहर निकलना संभव नहीं है, इसलिए किस तरीके से यह आंदोलन होगा, उसका तरीका क्या होगा, वो तरीका जैसा उन्होंने कहा कि उनके आंदोलन की जो टेक्निकल टीम है वो टेक्निकल टीम इसका विस्तार से कार्यक्रम घोषित करेंगे। इस कार्यक्रम के साथ साथ उसकी भी घोषणा टेक्निकल टीम के लोगों के द्वारा की जाएगी। ये अच्छी योजना है, इसका भी हम समर्थन करते हैं। और उस टेक्निकल टीम के द्वारा जो निर्देश दिए जाएंगे, उस निर्देश को सारे देश में फैले हुए संगठन के जाल में कार्यरत संगठनों के कार्यकर्ताओं को ये हिदायत और निर्देश दिया जाता है। उसके अनुसार जो हिदायत दी जाएगी, उसके अनुसार हमको अमल करना है। इतना ही मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं।